लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। सरकार ने कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के तेल की कीमत को बढ़ाया है, एलपीजी की कीमत को बढ़ाया है। अगर ये युद्ध चलता रहा, 22 दिन हो गया और रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, तो आगे चलकर हमें कच्चे तेल के संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वही गलत बयानी कर रही है जो कि संकट की परिस्थिति के लिए उचित नहीं है। ईरान की जनता एकजुट है इस समय और हमलावरों का मुकाबला कर रही है। सो ट्रम्प का जो कैलकुलेशन था ये लड़ाई शुरू करने के पहले, वो सारा कैलकुलेशन धराशायी हो गया। इसमें भारत के पास एक ही विकल्प है, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होगा आर्थिक और हर दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से भी। एक ही हमारे पास उपाय है और वो ये है कि भारत सरकार, मोदी जी इसमें पहल करें और इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध का आज 22वां दिन है और इन 22 दिनों में जिस तरह से तबाही के मंजर निकलते चले आ रहे हैं और खासकर दुनिया इसके रेपरकेशंस को भोग रही है। जबरदस्त संकट तेल और गैस का और जो ऊर्जा संकट है वो पैदा होता चला जा रहा है और इसके जो दुष्परिणाम है इससे भारत भी अछूता नहीं। और भारत में अब इसके दावे जरूर कर रही थी हमारे देश की सरकार की दिक्कतें नहीं है, बहुत देर तक हमारे पास में निपटने की स्थितियों में है, अंडर कंट्रोल है, स्थितियां तमाम है। लेकिन अब साफ हो चला है, खासकर जिस तरीके से जो प्रीमियम पेट्रोल हो या जो इंडस्ट्रियल डीजल हो उसके दाम कल बढ़ा दिए गए और जो डॉलर है, डॉलर निरंतर हमारे जो रुपया है उसको मार कर रहा है और वो भी एक संकट का सबब है। तो तमाम जो स्थितियां, हालात हैं, दुनिया में जो स्थिति है, सीन है वो है, लेकिन भारत पर क्या कुछ आने वाला जो वक्त है कितना ज्यादा भारी होने वाला है, इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। खास मेहमान से जोड़ूंगा। सबसे पहले जुड़ गए हमसे, हमारे साथ है यशवंत सिन्हा साहब, देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री। यशवंत सर, बहुत बहुत स्वागत। हम निरंतर आपको परेशान करते हैं और पुनः अब ये जो स्थिति है इस पे आपको हमने तकलीफ दी है, आपने वक्त दिया है, बहुत आभार पहले तो। और मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा कि जो प्रीमियम पेट्रोल और फिर साथ में इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए के लगभग की लीटर की जो कीमतों में वृद्धि और उधर 2 रुपए 35 पैसे प्रीमियम पेट्रोल, परोक्ष तो है ही है, अपरोक्ष भी बहुत सारी मार हम पर है। और हमारी तो सरकार यही करी, सब कुछ नॉर्मल है और जो आम जन का डीजल पेट्रोल है वो संकट ज्यादा नहीं है। कच्चे तेल के जो दाम चढ़ रहे हैं तो कब तक हम इससे बचे रहेंगे, क्या सीन आप देख पा रहे हैं? यहीं से शुरुआत करूंगा सर। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी। देखिए, इसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही, कच्चे तेल की, जी, पेट्रोलियम कच्चा तेल जो होता है। तो अब उसमें एक तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, 60 रुपए से 110 चला गया कि 106 चला गया। दूसरी बात कि हम डॉलर में तेल खरीदते हैं और उसको देश में रुपए में बेचते हैं। तो रुपए की कीमत डॉलर के मुताबिक अगर घट रही है, रुपया गिर रहा है नीचे, तो ये दोहरी मार होती है जी, कि देश में जब आप बेचेंगे तो आप रुपए में बेचेंगे और उसकी कीमत, तो दोनों तरफ से कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी और रुपए की, डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू में गिरावट, इन दोनों की वजह से एक संकट पैदा होने वाला है तेल की कीमतों को लेकर। सरकार ने कुछ प्रीमियम ब्रांड्स के तेल की कीमत को बढ़ाया है, एलपीजी की कीमत को बढ़ाया है, लेकिन आगे चलकर अगर ये युद्ध चलता रहा, 22 दिन हो गया
और रुकने का कोई नामो निशान नहीं है, तो आगे चलकर हमें कच्चे तेल के संकट का सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए लोगों को तैयार करके रखना चाहिए कि भाई ये परिस्थिति बन सकती है और हम इसके लिए इतने सारे उपाय कर रहे हैं। अब जैसे 2 जहाज एलपीजी को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किए, तो यहाँ बहुत हंगामा हुआ सारे टीवी चैनल्स में कि 2 जहाज आ गए आ गए आ गए। कहीं हमने पढ़ा कि इन 2 जहाजों में जितना एलपीजी था वो केवल 2 दिन के लिए पर्याप्त था। यस सर। तो ये सब बातें जो हैं, बातों को छुपाना नहीं चाहिए क्राइसिस के समय में, जनता को विश्वास में लेना चाहिए। तो संकट है, संकट का मुकाबला हम करेंगे। अब मान लीजिए कितने 22 दिन हो गए इस युद्ध के, एक मामूली सी बात मैं आपसे कह रहा हूं सर। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, तो क्या ये वाजिब नहीं था कि सरकार ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं की बैठक बुलाती और उनसे सारे विषयों पर चर्चा कर लेती, ताकि उनको भी समझ में आ जाती कि सचमुच में परिस्थितियां क्या हैं। सरकार ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं वही गलत बयानी कर रही है जो कि संकट की परिस्थिति के लिए उचित नहीं है। इसमें एक चीज और भी है सर, ये आपने जो कहा चर्चा तो नहीं, लेकिन ना आप बैठक बुला रहे हैं, और दूसरा जो निकल कर एक आ रहा है कि आप कहते हैं सब कुछ अंडर कंट्रोल, लेकिन एक अभी बहुत महत्वपूर्ण कुछ निकला है, इसको आप तस्दीक कर दीजिएगा कि हमने जो है 1 लाख करोड़ का स्टेबलाइजेशन फंड की डिमांड की, ये प्रावधान ही नहीं है शायद इस तरह का कोई संविधान में इस चीज का निकलना। ये क्या है? ये भय है, दिक्कत है, और आप इसमें भी कहीं स्पष्ट तौर पर बात नहीं कर रहे हैं। ये कैसे इसको, ये क्या हमको आगे, जो हमारा खजाना वैसे ही बहुत बुरे हाल में है, कैसे इसके दुष्परिणाम और होंगे आगे? वही मैं कह रहा था ना कि अगर स्टेबलाइजेशन फंड बनाना है 1 लाख का या जितने का भी, 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़, तो उसका प्रस्ताव ले जाकर पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए था वित्त मंत्री को, और वहां से मंजूरी लेनी चाहिए थी कि हम ये स्टेबलाइजेशन फंड बना रहे। ये पैसा कहाँ है? बजट में तो प्रावधान नहीं है। कंटिजेंसी फंड एक होता है, उसमें इतना पैसा नहीं होगा कि 1 लाख करोड़ आप निकाल लीजिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? और बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के सरकार 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। तो उसको अगर स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? yes. किस चीज का स्टेबलाइजेशन? क्या स्टेबलाइज करना चाहते हैं? तेल कंपनियों के माली हालत को स्टेबलाइज करना चाहते हैं? देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं? क्या स्टेबलाइज करना चाहते हैं? और संकट है तभी तो इतनी बड़ी राशि 1 लाख करोड़ का स्टेबलाइजेशन फंड की चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ सरकार कहे कि सब कुछ कंट्रोल में है और कोई संकट नहीं है। तो ये विरोधाभास है ना। बिल्कुल, इसमें तो ये भी है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। जैसे आप देखिए, वहां संसद ने अटका दिए कि $200 बिलियन जो मांग रहे हैं, यूएस में मांगे जा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, पहले हमें दीजिए, आप एक पैसे आप खर्च कहाँ करना चाहते हैं। अटका हुआ है मामला, ट्रंप फंसे हुए हैं, और हमें तो बुरी तरह फंसा दिया। और हम अभी एक चीज और भी हम देख रहे हैं कि आप ईरान को निरंतर कंडेम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। कई बार आपने इसके पहले भी कहा कि अगर हम न्यूट्रल रहते तो हमारे पास में बहुत कुछ होता। आप एक तरफ आपके 2 दर्जन से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं हॉर्मुज की जो द्वीप में, और आप इधर ये इस तरीके की चीज, इसके पीछे क्या कुछ है सर? देखिए, एक तो वहां उस पर भी कीजिएगा टिप्पणी कि वहां जो हो रहा है 200 करोड़ जो उन्होंने मांगा है, डॉलर मांगा है, $200 बिलियन मांगा है उन्होंने, वहां तो ये, और यहाँ ये इस तरीके से, आप चूंकि यहाँ वैसा आप नहीं है, वहां तो अटका रखा है। आप यहाँ विपक्ष को कुछ भी दबा सकते हैं, तो कुछ भी कर लीजिए। दोनों पर आपका एक नहीं, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि ऑल पार्टी मीटिंग तो कम से कम बुलानी चाहिए थी, वो भी काम नहीं किया। हम असल में इसमें हम पक्षपात कर रहे हैं। आपने कहा कि ईरान को हम लगातार कंडेम करते जा रहे हैं। एक भी मिसाइल गिरता है गल्फ कंट्री पर तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के शासनाध्यक्ष को फोन करते हैं और ईरान को कंडेम करते हैं, और ये खबर आती है बाहर कि ईरान को कंडेम किया उन्होंने। ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला
दो शक्तिशाली देशों ने मिलकर किया है, उसको कभी कंडेम नहीं किया। और 2 दिन पहले इजराइल जाकर वहां उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं संजीव जी, कि जैसे देश के संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि पार्लियामेंट भी उसको अमेंड नहीं कर सकती उस बेसिक स्ट्रक्चर को, उसी तरह मेरा मानना है सारे अनुभवों के आधार पर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। वो ऐसे कुछ मूल मंत्र हैं जिसको कोई किसी सरकार ने बदलने का प्रयास नहीं किया है, और मोदी सरकार ने उसको भी बदल दिया। अब इस समय ईरान हमारा इतना पुराना सिविलाइजेशनल मित्र है, उसको हमने छोड़ दिया। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, इजराइल और अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो जैसा कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो बेस्ट पोजीशन में है ना कि हम इसमें हस्तक्षेप करें और हम कहें दोनों देशों को कि भाई इसको रोको। अगर हम सचमुच में निष्पक्ष होते और सचमुच में देश के लोगों की और विश्व के लोगों की भलाई हमारे दिमाग में होती, तो हम इसमें कोशिश करते कि या तो अकेले या मित्र देशों के साथ मिलकर हम इसको जल्द से जल्द रोकने का प्रयास करें। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक तरफ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं एक बात इसमें और जोड़ूंगा आपके साथ कि ब्रिक्स के बारे में बात होती है ना। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में ईरान भी मेंबर है, तो भारत सरकार का भी कहना है और सही कहना है कि भाई ब्रिक्स में कोई सहमति नहीं बन पाएगी। लेकिन एक और संस्था बनी थी जब मैं विदेश मंत्री था जी, उसका नाम है इप्सा, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, और उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि हम दुनिया में अगर कहीं कलह होता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें भी मिलकर एक भूमिका निभाएंगे। तो हम क्यों नहीं ब्राजील और साउथ अफ्रीका से बात करके और इस प्रयास करते हैं कि ये जंग रुके जिसमें हमको इतना नुकसान हो रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान को तबाह कर दिया, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया, नेवी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद वो डीगो गार्सिया में मिसाइल छोड़कर अटैक कर रहा है। 4,500 किलोमीटर दूर, 4,500 किलोमीटर दूर छोड़ा उसने। सर उसने जो F-35 F-35 को घायल किया है, जो कहते थे अदृश्य है हमारा सबसे दुनिया का सबसे अच्छा जो फाइटर ताकत। तो आप उसको ये अब तो समझ में आना चाहिए, शायद हमें भी समझ में आना चाहिए कि इस वक्त जो भी हम कर सकते हैं, आपने कदम उठाया, आप इजराइल और अमेरिका, लेकिन कुछ तो रास्ता निकले। आपके भी 2 दर्जन जहाज फंसे हुए हैं वहां हॉर्मुज में फंसे हुए हैं, तो क्या निकल सकता है, कैसे इस वक्त क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हमारे 6 लोग भी मारे गए हैं इस युद्ध में, जी हाँ, जी हाँ, भारतीय नागरिक। जी हाँ, तो इसलिए हमारे लिए इस युद्ध को रोकना हर दृष्टिकोण से फायदेमंद भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो पापा जी पापा, यस, पापा वॉर रुकवा दी, तो पापा वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं इस बार? तो नहीं रुकवा है सवाल, नहीं मतलब कुछ भूल भी नहीं रहे, अपनी चुप्पी। सर एक चीज और भी है, देखिए जो आप अभी बात कर रहे थे, रुपये की हम बात कर रहे थे, मैं आज सुबह देख रहा था, एक समय ऐसा भी था 94.05 पैसे तक डॉलर पहुंचा था, फिर बाद में फिर वो 93.69 पे आ गया, सेंचुरी की ओर है। सर तो ये जो कितना भयावह दृश्य की एक संभावनाएं, संकेत मिल रहे हैं, कैसे देख रहा हूं, अभी भी हम चेत नहीं रहे हैं, उलझे हुए हैं, कुछ रास्ते निकले, कुछ करें। ये एज ए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, एज ए एक्स एक्सटर्नल मिनिस्टर, क्या कहेंगे ये इस दिशा में? क्या कुछ हम अभी, हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं, हम क्या होना चाहिए इस वक्त, क्या कदम होते, अगर आप होते तो क्या करते? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो दोहरी मार पड़ रही ना हमारे ऊपर, रुपए का गिरना डॉलर के मुकाबले और तेल की कीमतों में इजाफा, तेल का आना भी जी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज रुके हुए हैं, जैसा आपने कहा, तो एलपीजी और तेल, कच्चे तेल का आना, ये अपने आप में एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है कि कुछ दिनों तक अगर ये चलता रहा तो हम बहुत संकट में फंसेंगे। और इसका जो
तेल की कीमत बढ़ने का मतलब यह होगा, रुपए की गिरने का मतलब यह हुआ कि इसका पूरी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं वो होने वाला है। इससे कोई भी ऐसा नहीं है, न किसान इससे अछूता रहेगा, न उद्योग इससे अछूता रहेगा, न जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है वो लोग इससे अछूते रहेंगे। तो सारा सेक्टर हमारा इससे प्रभावित होने वाला है। और कई जगह तो आप जान रहे हैं कि एक संकट है जिसके चलते रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गिग वर्कर्स का क्या हाल हो रहा है। उसके अलावा तिरुपुर जैसे जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वहां पर क्या हो रहा है। तो बहुत सा इसका प्रभाव दिखने लगा है ऑलरेडी। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जो मीडिया का हाल है तो ये सारी चीजें सच्चाई सामने आती नहीं है। लेकिन हम कोविड जैसा पलायन शुरू हो गया, ये निकल कर आ रहा है कि लोग हाँ, गांव की ओर वापस करना पड़ रहा है उनको, अपने सब काम धंधे छोड़ के, कि वहां कुछ तो उनको मिल जाएगा, रोटी तो मिल जाएगी, बिल्कुल कोयला मिल जाएगा, लकड़ी मिल जाएगी। हम्म, तो ये कितना आगे हमको नीचे ले जाने वाला है और हम संकट में, क्योंकि कोविड से ज्यादा बुरे हाल ऐसा एक निकलना शुरू हो गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल वो वही होगा। और लोग जो एम्प्लॉयमेंट के केंद्र है ना पूरे देश में, वहां से लोग भागेंगे अपने गांव की तरफ। वो एक दूसरा संकट आ जाएगा अगर ये लड़ाई चलती रही ज्यादा दिन तक। तो बहुत तरह के संकट से हमारा देश फंसेगा। और इसीलिए मैं जो कह रहा था आपसे कि एक तो चीज इमीडिएटली करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, वो ये करनी चाहिए कि विपक्षी दलों की बैठक बुलाएं, उनको विश्वास मिले। और नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करें, या तो अकेले या इप्सा के देशों के साथ, 2 बाकी देशों के साथ मिलकर, कि ये जंग जल्दी से जल्दी समाप्त हो। 22 दिन हो गए ना। क्या इंडिया पाकिस्तान में कभी युद्ध होता तो ट्रंप ने तो 4 दिन में सीज फायर करा दिया, ऐसा वो दावा करते हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं बड़ी बात है सर। देखिए, आप वहां तो सरेंडर हैं, आप अमेरिका के सामने सरेंडर हैं, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां आप लगता है साफ तौर पे कि हम सरेंडर है। लेकिन यहाँ देश में तो इस वक्त आवश्यकता है कि अब मोल्ड होइए, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, थोड़ा सा इस वक्त आप विपक्ष को विश्वास में लीजिएगा, रास्ते निकालने की कोशिश कीजिए, शायद निकल जाएंगे रास्ते। ये मोदी जी को सबसे पहला काम यही करना चाहिए जो आप कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखूं। सर, दूसरी चीज ये भी है सर, इसमें एक निकलकर बार बार आ रहा है कि जो शेयर मार्केट तो दुनिया का आप देख रहे हैं, हमारा भी लहूलुहान, और दूसरा हमारे जो सरकारी बॉन्ड है भारत सरकार के, उसको बिकवाल निकाल रहे हैं। 35,600 करोड़ के जो बॉन्ड है वो उसको बेचा गया है। ये क्या कहता है? क्या देश की सरकार पे भरोसा बिकवालों का उठ गया है? इस तरीके का कहीं इसको हम मान सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से? नहीं, देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था के ऊपर इस लड़ाई का असर हो रहा है और आने वाले दिनों में होने वाला है, इसको सबसे ज्यादा कौन समझता है? इसको सबसे ज्यादा समझता है वो जो हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, जो हमारे बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टेड है। और जो देश के लोग हैं वो तो नहीं भाग सकते हैं कहीं, लेकिन विदेशी निवेशक जो है वो तो भागेगा, वो यहाँ से निकालेगा। तो वो स्टॉक्स भी बेच रहा है, शेयर्स भी बेच रहा है, और आप जो कह रहे थे अभी, जो फिगर दे रहे थे कि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड भी बेच रहा है। यस सर। तो मैंने बॉन्ड जो मार्केट देखा में था पढ़ने में आया था 35,600 करोड़ के हाँ, बॉन्ड बिके। ये और स्टॉक मार्केट में जो बिकवाली हुई लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जी जा रही है। जी तो ये जी। दोनों मिलकर अगर वो कर रहे हैं तो रुपए की कीमत क्यों गिर रही है? रुपए की कीमत इसलिए गिर रही है कि ये लोग जो बेचते हैं रुपए में, वो फिर जाते हैं मनी मार्केट में और कहते हैं हमको डॉलर दो। $9 बिलियन फिगर आया है कि रिजर्व बैंक ने रुपए को स्टेबलाइज करने में खर्च किए 1 हफ्ते में। $9 बिलियन। एक जमाने में मुझे याद है कि हम लोग सोचा करते थे, करे $9 बिलियन का रिजर्व हमारे पास होता तो हम कितने सुख चैन से जिंदगी काटते। अब 1 हफ्ते में $9 बिलियन रिजर्व बैंक बेच रहा है, खर्च कर रहा है रुपए को स्टेबलाइज करने। तो रुपया 100 के पार चला गया होता, जैसा आपने कहा। सर, ये जो माननीय डोनाल्ड ट्रंप के जो वो है, वो जो अब उन्होंने कह दिया है, एक तो उन्होंने बता दिया है, जो नेटो को कह दिया कायर, उन्होंने कह दिया है ये मिट्टी के शेर साबित हुए,
उन्होंने छोड़ दिया है कि हॉर्मुज आप जानो, जो वहां का द्वीप है आप अपने हिसाब से, और यदि आप मदद मांगोगे, और जो धोखाधड़ी की आशंकाएं थी, आपने दुनिया को फंसाकर, भारत को फंसाकर अब इस कंडीशन ला दी, आप जानो मदद मांगोगे तो दे देंगे, लेकिन कायर बताना, ये करना, यही चीजें भी ये, और फिर वो तो अड़ई हुआ है, जैसा मैंने कहा कि ईरान तो हमले दर हमले कर रहा है, वो बता रहा है अपनी ताकत को। क्या ये यहाँ ये इस लेवल पे क्या? जी। ट्रम्प महोदय जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन किया इसमें। सर, उनका ये मानना था कि आयतुल्ला खमेनी को मारने के बाद ईरान कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद उन्होंने 8-10 वहां के टॉप लीडर्स को मारे। इजराइल ने मिसाइल्स भेज के, ये भी एक नई बात है कि जंग छिड़ती है तो आप टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान खड़ा है, केवल मिलिट्री ताकत से ही नहीं, अपने लीडरशिप के ख्याल से। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की जनता एकजुट है इस समय और हमलावरों का मुकाबला कर रही है। सो ट्रम्प का जो कैलकुलेशन था ये लड़ाई शुरू करने के पहले, वो सारा कैलकुलेशन धराशायी हो गया कि ईरान में रेजिम चेंज हो जाएगा, तुरंत नहीं हुआ। ईरान को हम घुटनों पर ला देंगे, नहीं हुआ। जंग जो है 5 दिन में खत्म हो जाएगी, नहीं हुआ। खर्चा हमारा बहुत कम होगा, नहीं हुआ। दुनिया के ऊपर इसका बहुत कम असर पड़ेगा, नहीं हुआ। तो हर दृष्टिकोण से ट्रम्प का कैलकुलेशन खराब हो चुका है। और जैसा आपने कहा कि $200 बिलियन वो मांग रहे हैं, तो वहां की कांग्रेस हमारी पार्लियामेंट जैसी नहीं है। वहां पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं और वो सवाल पूछने लोगों ने शुरू कर दिए हैं, और ये आसानी से नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ट्रम्प महोदय को ये करना चाहिए कि उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि हम जीत गए और युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। ये करके हाँ, एक कर दे। जी 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 जी, अब करिए, कंप्लीट करिए। नहीं, एक चीज नहीं, और भी मैं हुई सर, जी जी जी। यही कह रहा था, वो घोषणा कर दें कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, हम जीत गए, अब चलो भाई घर चलो। नहीं, ये भी विचित्र है। वो एक तरफ कहते हैं युद्ध खत्म, लगभग हम जीत चुके हैं, हमने खत्म कर दिया, अब बहुत ही निकट है, हो जाएगा, ईरान जो है वो इसकी घोषणा कर देगा। दूसरी तरफ ये भी है कि वो आप जो ईरान का लाइफलाइन है उसको भी कब्जाना, हुर्मुज पे भी कहीं नजर, और वो अब कह रहे हैं कि हम जो हमारी जो मैदानी ताकत वाली लड़ाई के लिए भी आ रहे हैं। ये देखते हैं, है संभव दिखता है, क्योंकि वो तो ईरान तो इस तरीके से वो चाहता है कि आप आइए मैदान, और मैदान में आए तो फिर तो आप वो जो बैक्स पसंद नहीं करता है, बॉडी बैक्स हो अमेरिका, फिर क्या होने वाला है? कुछ होगा, संभावना देख रहे हैं, लेकिन युद्ध तो चल रहा है, खिंचेगा, लेकिन इस मैदानी युद्ध को लेकर आप क्या संभावनाएं देख पा रहे हैं? देखिए, जब आप एक अस्थिर मिजाज के व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो लगभग पागल है, तो वो क्या करेगा इसके बारे में गेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मरीन्स तो भेजा है ट्रम्प ने, पता नहीं 2,500-3 हजार यूएस मरीन्स उस क्षेत्र में गए हैं। वो काहे के लिए गए हैं? फिर वो कहते हैं कि खर्ग आइलैंड जो है उसके ऊपर कब्जा करेंगे, माने जमीनी लड़ाई लड़ेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड। एंड बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब, जैसा आपने कहा, बॉडी बैग्स होम। तो अमेरिका में बॉडी बैग्स को लेकर बहुत चिंता रहती है और बहुत लोग नाराज होते हैं अगर बॉडी बैग्स वापस आने लगते हैं तो इसलिए ट्रम्प साहब बहुत संकट में हैं और उनके सामने कोई आसान रास्ता इस समय नहीं है। जैसा मैंने कहा, यही एक रास्ता है कि वो कह दें कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, हम जीत गए, अब चलो घर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरा अपना आकलन ये है कि इस जंग में, इस लड़ाई में इजराइल ने ट्रम्प को फंसा दिया। अब नेतन्याहू आके कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं फंसाया, और ट्रम्प को कौन फंसा सकता है? लेकिन इजराइल ने ही फंसाया है। इस होल पूरा जो प्रकरण है, इसके रियल विलेन जो है वो श्रीमान नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री। उन्होंने ही ये सब कुछ शुरू किया है। उनके पास शक्ति है कि वो टारगेट करके चाहे तो आपको, हमको मार सकते हैं, कहीं पर भी दुनिया में किसी को मार सकते हैं। उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस शक्ति का, और ट्रम्प बेचारे फंस के इसमें अब देख नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकला जाए। बाहर निकलने का कौन रास्ता है? आप देखिए, ईरान के गैस भंडार पर उन्होंने हमला किया, जो कि
रेड लाइन कहलाती है वहां कर दिया, फिर उन्होंने जवाबी कतर पे किया और बाकी फिर कर ही रहे हैं, सऊदी पे किया, सब पे किया। ये जो संकट है सर, ये संकट कितना, क्योंकि निकल कर आ रहा है कतर में जो उनका 17% जो भंडार है वो उसको नुकसान पहुंचा, उसको रिपेयर में 5 साल लगेगा, ये उनके ऑफिशियल बयान आए हैं कतर से। किस और हम ले जाए, क्योंकि वो 20% तो वो अकेला कतर ही दुनिया की जो गैस की आपूर्ति है वो करता है। तो ये और दूसरा दोनों को मिला के आप समझ कर दीजिएगा, एक तो ये वाला कि ये कितना भयावह रूप लेगा, और दूसरा महंगाई बम भारत में और किस कदर ब्लास्ट होने वाला है, बड़ा बम कब, क्या आप उसके लेवल पे क्या देख रहे हैं उस एंगल पे, यही समझ। देखिए, जो नुकसान हुआ है ये ईरान में, आसपास के देशों में, और खास करके आपने कतर के तेल का और एलपीजी के भंडार का जिक्र किया, आगे कितना नुकसान होगा इसका हम लोग अभी शायद एस्टिमेट भी हम नहीं कर सकते हैं, और दुनिया का कितना नुकसान होगा ये भी नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं। भारत का नुकसान तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हो रहा है, और आगे चलकर और होगा। ये संकट गहराएगा, और हम अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये संकट गहराएगा युद्ध चलता रहा तो। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि भारत इसमें तटस्थ भूमिका में नहीं रहे या एक तरफा नहीं दिखे, जैसा हम लगातार दिख रहे हैं। मोदी जी के 2 दिन के इजराइल दौरे के बाद से और युद्ध छिड़ने के बाद से जिस तरह हम कंडेम करते रहे ईरान को, ईरान ने बहुत सब्र से काम किया है अभी तक, जहां तक भारत का सवाल है, लेकिन वो कब तक सब्र करेगा? वो भारत की जनता के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, वो भारत की सरकार के प्रति नहीं है। भारत की सरकार से उसको कहीं ना कहीं उसके मन में है आक्रोश है कि इनका जो रवैया है, और भारत की जनता है ईरान के पक्ष में ज्यादा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें भारत के पास एक ही विकल्प है, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होगा आर्थिक और हर दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से भी। एक ही हमारे पास उपाय है, और वो ये है कि भारत सरकार, मोदी जी इसमें पहल करें और इस युद्ध को रुकवाने का प्रयास करें जल्दी से जल्दी। राइट सर, बहुत शुक्रिया सर, आपका पूरे जो सीन है उस पर आपने एक पूरा एक कंप्लीटली जो आपके पास में है सारा उन्हें उसको हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आभार, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे यशवंत सिन्हा साहब को, और यशवंत सिन्हा साहब बता रहे हैं कि हालात भयावह हैं और उपाय क्या है उन्होंने वो भी स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी को इस वक्त क्या करना चाहिए, भारत की सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। यदि ये करेंगे तो शायद अभी भी जितना डैमेज है और जो आगे भयानक डैमेज संभावित है उससे बचा जा सकेगा। इस चर्चा में, इस जो बातचीत में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए, और चर्चा अच्छी लगी और अंत में हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे बनाइए और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।